ब्रेन से। अगर बोलोगे तो मैं राइट डाउन करवा दूंगा, अदरवाइज ये एमआरआई में जो भी बॉडी पार्ट्स है उसमें हमने राइट डाउन ऑलरेडी कर रखे हैं। ब्रेन में हम कहाँ से कहाँ तक कवर करेंगे? बेस ऑफ स्केलेटन के पैरेलल रखते हैं। सीटी में हम क्या करेंगे, जो हमारा ये ओएम लाइन है, ओएम लाइन से 10 डिग्री क्रेनियल एंगुलेशन, क्रेनियल मतलब इधर की तरफ। रीज़न क्या है कि प्राइमरी बीम डायरेक्ट हमारे रेटिना को टच नहीं करे, ठीक है। ये एसओएम बोलते हैं, सुप्रा ऑर्बिटोमिएटस लाइन, ये कहलाता है ओएम लाइन, ऑर्बिटोमिएटर लाइन। ये वाली लाइन एसओएम, ये वाली लाइन आईओएम, इंफ्रा ऑर्बिटोमिएटर लाइन। ये जो रिम है इसको टच करेंगे, तो इसमें और इसमें सिर्फ 10 डिग्री का फ़र्क है, ठीक है। ये ओएम लाइन और इसमें तो 10 डिग्री का हम एंगल देते हैं, ठीक है। अगर आप पेशेंट को इस वे में लेटाएं कि ये ओएम लाइन आपके लॉन्ग एक्सिस के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, जो हमारी बॉडी की लॉन्ग एक्सिस है उससे बिल्कुल परपेंडिकुलर हो, यानी 90 डिग्री पे हो, तो आपको हार्डली 10 डिग्री, सिर्फ 10 डिग्री का एंगल देना पड़ेगा। इससे ज़्यादा के एंगुलेशन की नीड नहीं है, ठीक है। और आइडियली जो ब्रेन प्लेन या सीईसीटी भी किया जाता है, ठीक है, तो ये हम एक्सियल मोड में ही करते हैं। सीईसीटी करें या एनसीसीटी करें, हेड हम करेंगे तो एक्सियल मोड में ही करेंगे। आपके ब्रेन में जो वेनस ब्लड सप्लाई है, साइनसेस होती हैं, काफ़ी मोटी मोटी साइनसेस हैं, ठीक है। तो उसमें ब्लड आपका काफ़ी कंट्रास्ट जो है वो काफ़ी देर तक रहता है, 1.5 मिनट 2 मिनट तक, मतलब 120 सेकंड तक रहता है, ठीक है। तो रूटीन जो हमारा 45 से 60 सेकंड है, उससे ज़्यादा देर बाद भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आइडियली सीसीटी हेड की बात करें तो 1 मिनट का डिले तो रखते ही हैं कि सारी साइनसेस अच्छे से भर जाए, सारी सही। और सीसीटी करना है तो हमें तो वेनस फेज ही करना है। अगर आप अर्ली लेंगे तो आपको आर्टेरियल भी मिलेगा, वेनस भी मिलेगा, ठीक है। तो हम 1 मिनट से ऊपर ही टाइम रखते हैं, ठीक है। और जब आप स्कैन करोगे तो अगर आपकी मल्टी स्लाइस की मशीन हो या कोई भी हो तो उसमें आपको 1 या 1.5 मिनट में स्कैन हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रूटीन आप एक्सियल मोड में भी करेंगे सीसीटी हेड तो कोई इशूज़ नहीं है और क्वालिटी आपकी बेस्ट आएगी, ठीक है। रूटीन पार्ट में और ब्रेन में क्या फ़र्क है, इसकी जो भी वेन है काफ़ी मोटी हैं तो कंट्रास्ट ज़्यादा देर तक उसमें रहेगा, ठीक है। तो 1.5-2 मिनट तक भी उसमें कंट्रास्ट रहता है, 2 मिनट के ऊपर कंट्रास्ट वॉश आउट हो जाता है। अदर बॉडी पार्ट में 1 मिनट के बाद ही वॉश आउट हो जाता है, ठीक है। 45 से 60 सेकंड के बाद वॉश आउट, उस पे ऊपर दिक्कत है। डन। चलो अब सीटी हेड, इसमें एंगल पता चल गया, बेस ऑफ स्कल टू वर्टेक्स, कोई डाउट? नीचे आते हैं ऑर्बिट के लिए, सुप्रा ऑर्बिटल टू इंफ्रा ऑर्बिटल। हेड के लिए अगर आरटीए का केस नहीं है तो सिर्फ विंडो, अच्छा विंडो डिस्कस करना था आई थिंक, इससे पहले विंडो लेवल और विंडो विड्थ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मुझे उठना पड़ेगा। चलो 1 मिनट का थोड़ा सा, तुम्हारे यहाँ वो 50% वाला विंडो विड्थ और विंडो लेवल हमने देखा, सिर्फ की सीटी वैल्यू देखी। तो ब्रेन में अगर हम ग्रे मैटर वाइट मैटर की बात करें तो एवरेज सीटी वैल्यू ग्रे मैटर वाइट मैटर, हमारा मेन कंसर्न कौन सा है? ग्रे मैटर वाइट मैटर, यही है ना। और उससे वर्स्ट कंसर्न कौन सा है? ब्लीड। स्कल के अंदर हमें 2 ही चीज़ें देखनी है, ग्रे मैटर वाइट मैटर, सीएसएफ। सीएसएफ हमारी कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। सीएसएफ हमारा हाइपो दिखे उतना बेटर नहीं दिखे कोई परेशानी नहीं। मेन है कि ग्रे मैटर वाइट मैटर अच्छा दिखना चाहिए। ग्रे मैटर वाइट मैटर का एवरेज सीटी वैल्यू होता है 30 से लेकर 40 के बीच में। बात समझ में आ रही?
तो ये होगा हमारा लेवल, ये होगा लेवल। जो हमारी मेन एनाटॉमी है, कोर एनाटॉमी है, उसको हम बोलेंगे लेवल, ठीक है। और विड्थ यानी कितना मैक्सिमम हम जा सकते हैं। मेरे ख्याल से ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, हालांकि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, बट इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। लेवल होगा कौन सा, जो हमारी मेन कोर एनाटॉमी है, और विड्थ कौन सी होगी, जो मैक्सिमम फाइंडिंग हमारी जा सकती है। तो ब्रेन की बात करें तो मैक्सिमम फाइंडिंग हमारी क्या जा सकती है, ब्लीड। अगर मास या ट्यूमर रहा तो कम ही दिखेगा, तो मैक्सिमम 100, 90 टू 100। तो विंडो विड्थ होगा 90 टू 100, और लेवल जो होगा वो 30 टू 45। एवरेज 35 रखते हैं लोग, 40 रखते हैं, या 30 रखते हैं। 30, 35, 40 अलग अलग लोग अपने डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करवाता है, ठीक है। ये हो जाता है विंडो लेवल फॉर हेड, और विंडो विड्थ फॉर हेड होगा 90 टू 100, या तो 90 रहेगा या 100 रहेगा, 100 से ज़्यादा नहीं रहेगा। क्लियर, याद रहेगा, डन। तो विंडो विड्थ विंडो लेवल का कंसेप्ट समझ में आया। ऐसे ही हेड से लेके टू तक हर बॉडी पार्ट का है, 1 बाय 1 हम करके डिस्कस करेंगे। बोन की बात करें, ठीक है, हाँ जी सर 3500 रुपये का सीसीटी है थ्रोम्बस या क्लॉट, तो उसमें भी वो ओवरी के डेड होने के चांसेस होते हैं, तो उसमें हमें बताना होगा। हमने क्या बताया कि जो मेन हमारा कोर एनाटॉमी है उसकी सीटी वैल्यू विल बी लेवल, और विड्थ कितना कि मैक्सिमम एक्सटेंट तक हम कहाँ जा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हेड की। हेड की पूरे को हम क्या बोलते हैं, विंडो। हेड विंडो, बोन विंडो, लंग्स विंडो, मीडियास्टिनल विंडो, एब्डोमेन विंडो, ये मेजर विंडो, ठीक है। हेड विंडो, मीडियास्टिनल विंडो, लंग्स विंडो, एब्डोमिनल विंडो, हेड, मीडियास्टिनल विंडो, लंग्स विंडो, एब्डोमिनल विंडो। क्लियर है, ठीक है। अब हेड में हमारे पास इसमें दो चीज़ें, एक तो विंडो लेवल और दूसरा विंडो विड्थ। बाहर वाले सिस्टम पे देखना कोई कुछ कर रहा है क्या, खाली है, आ जाओ इधर। ये तो उसी का, ठीक है। अब ये हमारा एब्डोमेन, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये हार्ट के चैम्बर है, ये शिफ्टेड है इधर। तो अगर मैं मीडियास्टिनल देखना चाह रहा हूँ तो मैं मीडियास्टिनल पे क्लिक करूँगा, ठीक है। 40 से 350, ये 300 भी हो सकता है, 40। लेवल कितना हो गया, 40। ये किसके बेस पे, सॉफ्ट टिश्यू के बेस पे, ठीक है। सॉफ्ट टिश्यू के बेस पे जो यहाँ पे मीडियास्टिनल में क्या क्या चीज़ें हो गई आपकी, हार्ट के मसल, चैम्बर, यही हुआ ना, हार्ट के चारों चैम्बर हो गए, पल्मोनरी वेसल्स हो गई, ये चीज़ें। तो मीडियास्टिनल एरिया तो यही हुआ दोनों लंग्स के बीच में। तो उसमें जो ऑर्गन्स हैं, दोनों लंग्स के बीच में जो ऑर्गन है, अगर मुझे उनको देखना है या चेस्ट वॉल देखनी है, ठीक है, मसल देखने हैं, सॉफ्ट टिश्यू देखने हैं, ये तो हमारा विंडो लेवल और विंडो विड्थ। लेवल हो गया 40, विड्थ हो गई मैक्सिमम 350। 350 किस बेस पे गया है,
बोन के, ठीक है। कैल्सिफिकेशन मेनली, जो लंग्स के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाता है उसके बेस पे, ठीक है। ये इसके अंदर कोई कैल्सिफाइड लीजन है उसके बेस पे, तो ये हमारा जैसे यही कैल्सिफिकेशन है, स्प्लीन के अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन, तो इसलिए ये 350। अब मुझे लेकिन इसमें देखो लंग्स नहीं दिख रहा, ठीक है। अगर लंग्स दिखना हो तो मेरे को लंग के विंडो पे जाना पड़ेगा। विंडो मतलब खिड़की, वो खिड़की जहाँ से लंग अच्छे से दिखाई दे, वो खिड़की जिस पे मिडिएस्टिनल अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे मैं गया और लंग्स लिया, तो ये लंग्स मेरे को बहुत अच्छे से, अब इसमें लंग्स तो दिख ही नहीं रहा है ना, बिल्कुल भी मिल रहा है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, -700 लेवल लंग्स में हमें क्या देखना है, एयर, माइनस में 700, ठीक है। ये ऊपर कितना, अगर ये हमें हाइपर नहीं दिखे पता नहीं चलेगा, ये ब्लैक हो गई डिफ्रेंशिएशन इसलिए। लेकिन हम कोई रेडियोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि हमको इसको ग्रे स्केल पे दो, ग्रे स्केल। ये तो नॉर्मल विंडो हो गया, तो ग्रे स्केल, ग्रे स्केल में ये होता है, दिस इज ग्रे स्केल। इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, जो पेरीफेरी में ये चीज़ आपको दिख रही है, ये ग्राउंड ग्लास वगैरह होता है, जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको इस विंडो में पता नहीं चलेगा। इसमें ये जो चीज़ उतने बेटर वे में डिफरेंस, अब देख लिया तो हमें दिख रहा है, अदरवाइज ये इतनी हाइपर होती है कि छोटी मोटी हाइपर इंटेंसिटी नहीं पता चलती। तो वो बोलते हैं कि ग्रे स्केल पे हल्का सा ग्रे करके। तो लंग विंडो दो तरह के, एक तो नेचुरल जो लंग विंडो, कुछ रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नहीं ग्रे स्केल पे लंग विंडो दो, तो हम ऐसे करके देते हैं। ये चीज़ ये दिख रहा है, ये ब्लड वेसल्स नहीं है, ये पैच है जो एल्वुलाई के अंदर, ठीक है। इसको मैं लंग में देखूं, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इससे और इससे ये पता चल जा रहा है कि गैप है बीच में, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो थोड़ा सा लंग विंडो ऐसे ग्रे स्केल करके, अगर आप सिर्फ डायरेक्ट लंग विंडो भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिडिएस्टिनल विंडो, लंग विंडो। अब मैं बात कर रहा हूँ हेड विंडो। अगर मैं यहाँ पे हेड विंडो सेलेक्ट करूँ, दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इनमें मिडिएस्टिनल में ये बोन है, ठीक है, ये बोन, और ये देखो क्या फ़र्क पता चला, ये मिडिएस्टिनम, इसकी डेंसिटी में डिफ्रेंशिएशन कुछ पता चल रहा है, सारे हाइपर दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप वर्टेब्रा विंडो जाते हैं, ये हाइपो और बीच में ये हाइपर, ठीक है। ये सिस्टिक सा स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें, मतलब बोन में जैसे ये कॉर्टेक्स वाला एरिया है, आप अगर इधर देखो, ये आपको नहीं पता चल रहा, ठीक है, और ये साफ पता चल रहा है। तो बोन अगर देखना हो तो हम वर्टेब्रा विंडो या बोनी विंडो, इसमें देखो 350 से लेके 2000। बोन का हमारा क्या रखा हमने, सेंटर एवरेज 350 और मैक्सिमम कितना 2000 तक, मैक्सिमम कितना जा सकता है। तो विंडो विड्थ, विंडो लेवल समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें रटने वाली कोई चीज़ नहीं है। लेवल क्या होगा जिस बॉडी पार्ट का, जैसे बोन का लेवल एवरेज 300 400 यही होता है ना, ठीक है। और मैक्सिमम कितना जा सकता है 2000। लंग्स की बात करें 1000 तक एयर का जाता है। पैरेन्काइमा है, थोड़ा कम दिखेगा। बिल्कुल प्योर एयर होता तो कितना होता, -1000 -900, यही होता है ना। इसमें लंग्स पैरेन्काइमा है, -650 -600 -700, ये एवरेज होता है, ठीक है।
और ऊपर उसमें विड्थ कितना रख दिया मैंने 1000, वो ब्राइट दिख, सॉरी। अब मैं आप ये चीज़ देखो, मीडिया एक्सटर्नल विंडो में लीवर और ये भी ठीक दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एब्डोमेन करो, मिनिमल सफ़र होता है, ठीक है। एब्डोमेन में हम विड्थ थोड़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है। विड्थ हमारा 400 तक चला जाता है। डन। ये देखो, ये कैल्सिफिकेशन जो दिख रही है, ये कैल्सिफिकेशन क्यों दिख रही है? इसी के वजह से, ये विड्थ आपने बढ़ा रखा है इसके वजह से, ठीक है। तो ये आपका एब्डोमेन विंडो लेवल कितना, 40 से 50, 40 से 50 के बीच हम एब्डोमेन का लेवल रखते हैं। किसके अकॉर्डिंग? ऑर्गन की डेंसिटी के बेस पे, 40, 45, मैक्सिमम 50। और विड्थ कितना चला जाएगा? 300 से 400, ठीक है। तो हम वैसे मतलब आप मैक्सिमम जगह पे मिलेगा तो 350 या 400 मिलेगा, 350 या 400। और जो मीडिया स्टैंडर्ड के लिए मिलेगा वो 300 और 40, 300 और 40, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, बोन का हमने देख लिया, लंग्स का देख लिया, मीडिया स्टैंडर्ड का देख लिया, एब्डोमेन का देख लिया, ठीक है। ये स्पाइन का है। स्पाइन का मेरे को कोई रोल समझ में नहीं आता, स्पाइन का मेरे को आज तक रोल समझ में नहीं आया कि क्या होता है, क्योंकि ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। ये लेवल इन्होंने कम कर दिया है, तो मुझे नहीं समझ में आया, ठीक है। मतलब इनका है कि भाई बाकी सब चीज़ें नहीं दिखेंगी, सिर्फ स्पाइन दिखेगा। तो अब हम बात करते हैं इसमें 1, 5 बचा हेड, एब्डोमिनल विंडो वाला ये। तो ये सब यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है? ये ग्रे मैटर, वाइट मैटर, कुछ भी डिफ्रेंशिएशन पता चल रहा है? ब्लीड, सबएरेक्नॉइड हेमरेज, कैल्सिफिकेशन, ठीक है, एसएच, ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ये चीज़ें उसमें पता भी नहीं जाए। ये था ना हमारा विंडो, ये था एब्डोमिनल विंडो, इस पे कुछ भी नहीं पता चलेगा, आप देखो इस लेवल पे। लेकिन जैसे ही हमने हेड विंडो किया, ये देखो, ये ब्लीड है ना, ये और ये चीज़ अगर मैं एब्डोमेन में करूँ, अच्छा, ये एब्डोमेन में ये कैल्सिफिकेशन है, और ये हेड में देखो, क्लियर है? ये इसमें दिख रहा है, इसमें और इसमें पता चल रहा है ना, सबएरेक्नॉइड हेमरेज। लेकिन अगर कोई भी विंडो अदर सेलेक्ट करो, कोई भी, ये लंग विंडो, तो हेड विंडो में ही ये दिख पाएगा। हेड विंडो में हमने क्या रखा? 35, क्लियर है? तो विंडो विड्थ, विंडो लेवल समझ में आया सबका? याद रखने के लिए अब बात करते हैं हम एक बार। ब्रेन में हम ग्रे मैटर, वाइट मैटर के अकॉर्डिंग 35 रखते हैं, और ब्लीड हमारा मेन होता है, तो हम कितना चले जाते हैं? ठीक है, 90 to 100 के बीच में, ठीक है। चेस्ट की बात करें, मीडिया स्पिनल अगर हमारे को देखना है तो सॉफ्ट टिश्यू हमारा मेनली 40 के अराउंड, 35, 40, 45 आप रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। एवरेज ये हमारा लेवल हो गया। विड्थ की बात करें 300 to 350, ठीक है। कैल्सिफिकेशन हो गया और बोनी स्ट्रक्चर हो गए,
ठीक है। कैल्सिफाइड लीजन जो है ये दो चीज़ों की वजह से हो सकता है, या तो कोई ट्यूबरकुलर एब्सेस हो टीबी का, या फिर कैंसर हो। दोनों ही केस में वहाँ कैल्शियम जमा हो सकता है, कैल्सिफाइड। तो ये कैल्सिफाइड लीजन तब दिखेगा जब आपका विड्थ क्या हो, ज़्यादा। कैल्सिफिकेशन बिल्कुल बोन वाला विड्थ नहीं चाहिए ना, बोन वाली विड्थ नहीं चाहिए हमें, कैल्सिफिकेशन की विड्थ चाहिए। तो 300, 350, 400 दिस इज नॉर्मल। लेवल की बात करें एब्डोमेन में, वही 40 से 50 का लेवल होगा और 350 टू 400 का विड्थ होगा। ठीक है। लंग्स हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है। लंग्स में आपका अगर नॉर्मल पेरेन्काइमा देखना चाहिए, मतलब नॉर्मल आप बाहर की तरफ एयर जाएं, तो इसकी अच्छी वैल्यू कितनी होगी? लेकिन लंग्स पेरेन्काइमा है तो -600, 650, 700, कोई डाउट? ठीक है। क्लियर है, चलो। चेस्ट हो गया, मिड-स्टिनल हो गया, एब्डोमेन हो गया, ब्रेन हो गया। बोन की बात करते हैं। ठीक है। तो बोन आपने देखा, एवरेज हमने कितना रखा, 300, 350 जो कैल्सिफिकेशन का है, उससे लेके ऊपर 2000 तक। तो रटने वाली चीज़ आई डोंट थिंक कि आप एक दो बार डिस्कस करोगे, रिवाइज करोगे तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे मैं इस केस की बात करूँ, ये इसमें देखो, ये बोन हेड विंडो है ना, इसमें ये दिख रहा है सेक्शन नेक। तो आपको एवरेज अगर याद रहा तो यहाँ से आप सेलेक्ट नहीं भी करोगे तो आप देख लोगे कि उससे मिलता जुलता मैं क्या करूँ, ये 35 इसके अराउंड कर लिया, और ये तो आप ये विंडो विड्थ और ये विंडो लेवल आप दे सकते हो। इसमें फेस कैसा दिख रहा है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है। आप ये रखो हेड, अभी देखो एनाटॉमी दिख रही है, कुछ नहीं दिख रही है, इधर देखो। लेकिन यही चीज़ अगर मैं मिड-स्टिनम में रख लूँ तो हमें साफ पता चल रहा है। यहाँ हेड दिख रहे हो, ये एनाटॉमी दिख रहा है, ये फैट हो गया, नर्व्स हो गया, ये नहीं दिख रहा है। तो इसको अगर आपको देखना हो तो फिर आपको, ठीक है। आइडियली जो होता है ना, इसके लिए 250 और 40 होता है। किसके लिए? अगर आप सॉफ्ट टिश्यू देना चाह रहे हो, जैसे ऑर्बिट किया, तो ऑर्बिट के केस में आपको आरटीए का भी, हिस्ट्री ऑफ फॉल का भी केस आ सकता है, और दूसरा ऑप्टिक न्यूराइटिस, ये सारी चीज़ें जिसमें कंट्रास्ट के केस या सेप्सिस वगैरह, ये भी देखने, एडिमा वगैरह देखने के लिए भी आ सकता है। तो यानी आपको सॉफ्ट टिश्यू विंडो भी चाहिए, और अगर आरटीए का केस है तो बोन विंडो भी चाहिए। तो अगर बोन विंडो लेंगे तो ये बोन वगैरह आपको अच्छे से दिखाई दे देगा। लेकिन वो कब हमें देखना है? जब सस्पेक्टेड फ्रैक्चर हो तो बोन विंडो देंगे। हेड से लेके टो तक किसी भी बॉडी पार्ट का आप स्कैन कर रहे हैं, अगर फ्रैक्चर है या सस्पेक्टेड फ्रैक्चर है तो आपको एक बोन विंडो की भी फिल्म देनी पड़ेगी। मतलब नॉर्मल विंडो तो आप देंगे ही, साथ में बोन विंडो भी देंगे, तो 2 फिल्में जाएंगी। जैसे हेड के लिए आपने एक हेड विंडो पे दे दिया, अगर सस्पेक्टेड फ्रैक्चर है और बोन विंडो नहीं दिया
तो उसमें तो फ्रैक्चर दिखेगा ही नहीं। आप जस्ट इमेजिन करो, इसमें आपको कुछ दिख रहा है? और ये देखो, अगर मैं इसको ये क्या है, सूचर्स है, ये देख लो, ये सूचर्स है। आप इसको और बेटर वे में ऐसे करके यहाँ से फिल्टर लगा लो, H3, ठीक है, बोन फिल्टर होता है। रिफॉर्मेट में ओपन करोगे तो बोन फिल्टर के नाम से आएगा, या रिकन्स्ट्रक्ट जब हम करेंगे ना तो बोन के नेम से आएगा, सॉफ्ट टिश्यू, बोन, ये सारी चीज़ें, बोन प्लस, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये अलग अलग ऑप्शन आते हैं इसमें। ये जो दिख रहा है वेस्टवार्ड एयर सेल्स, इस विंडो में देखो, तो विंडो विड्थ और विंडो लेवल का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर आप सही विंडोइंग नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ठीक है। पैरानेजल साइनस पीएनएस कर रहे हैं, इसमें साइनसेज अच्छी दिख रही हैं या इसमें दिख रही हैं? क्या पता चल रहा है उसमें? बोन से ये जो म्यूकोजल लेयर है, आप ये देखो, जो म्यूकोजल लेयर है ये, तो आपको इस विंडो में देना है और साथ में ये फिल्टर भी लगा देना है, ठीक है। ये जो भी बीच में जो बोन की क्लियरिटी दिख रही है, अगर मैं एब्डोमेन ले लूँ, अगर मैं हेड ले लूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक विंडो आपको बोन वर्टेब्रा का भी देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जो अपने फ़िल्टर लगाए हैं, ये देखो, ये ऑफ़ कर दिया मैंने। कैसा हो गया ये विंडो? अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। एज फिल्टर बोलते हैं, ये टिश्यू डिफ्रेंशिएशन क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक है। तो आई थिंक बोन विंडो, और मैं जा रहा था फेस एंड नेक का विंडो बताने के लिए। तो ये हमारी अच्छे से दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें बढ़िया दिख रही हैं, ठीक है। और अगर हमें कोई मास या लीजन या फंगल इन्फेक्शन या पॉलिप है तो हम इसमें सॉफ्ट टिश्यू विंडो भी देना पड़ेगा। तो अगर मैं सॉफ्ट टिश्यू विंडो दे रहा हूँ तो मीडिएस्टिनल देंगे, ठीक है। या तो आप ये दे दो, या फिर ये 250 40 या 250 45 50, ये एवरेज देते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे मैंने मीडिएस्टिनल ही देखा है, डॉक्टर्स को भी मीडिएस्टिनल में ही देखते हुए देखा है। मीडिएस्टिनल मतलब मस्कुलर, ठीक है। तो उसमें, लेकिन ये इसके लिए अलग से विंडो विड्थ 250 और 40, ये किसके लिए? फेस, ऑर्बिट, पीएनएस, इनका अगर सॉफ्ट टिश्यू विंडो चाहिए तो, सॉफ्ट टिश्यू विंडो चाहिए तो, अदरवाइज आरटीए का केस है, हिस्ट्री ऑफ फॉल है, तो बोन विंडो इज मोर देन एनफ। बट ये भी अब दें, फंगल साइनसाइटिस के केस में बोन डिकेइंग शुरू हो जाती है, ठीक है। तो आप ये सॉफ्ट टिश्यू तो देंगे ही,
इसमें ये चीज़ें तभी अच्छी दिख रही हैं क्लियर। वो टिकेट में बोन विंडो पे देना है फिल्टर के साथ। बोन विंडो तो देना ही देना है, अगर पीएनएस में आप बोन विंडो तो देंगे ही देंगे, जिसमें पॉलिप और जहाँ पे बोनी रीजन आपको सस्पेक्टेड है वहाँ पे हम सॉफ्ट टिश्यू विंडो भी देंगे। ठीक है। सीटी पीएनएस अगर हम करते हैं तो एक्सियल कॉर्नल सेजाइटल तीनों प्लेन में, कभी कभी डॉक्टर मांगता है, कभी कभी सिर्फ कॉर्नल ओनली मांगता है। ठीक है। कॉर्नल ओनली अगर बोल रहा है ना, आइडियली वो ट्रू कॉर्नल की बात कर रहा है। ट्रू कॉर्नल कैसे लोगे सीटी में, बताया था आपके पास हेड रेस्ट होता है ना, प्रोन लेटा के चीन को आप कर दोगे और ये जो लॉन्ग एक्सिस है इसी के पैरेलल आप सीटी को एंगुलेट दे दोगे, तो इधर से ऐसे कटाएगा, ऐसे ये एंगुलेशन। ठीक है, डन। चलो बताओ, इंफ्रा ऑर्बिटल टू इंफ्रा ऑर्बिटल। ठीक है। सेंटरिंग विल बी नेजल। कट्स कितने 3/3 के या 2.5/2.5 के। ठीक है। फेस की बात करें, फ्रंटल से लेके मैंडिबल, यही होगा ना फेस, फ्रंटल टू मैंडिबल। अगर फेस एंड नेक दोनों की बात करें, फ्रंटल से लेके सुपीरियर मीडियस्टिनम तक। अगर मैं सिर्फ नेक की बात करूं तो मीडियस्टिनम टू बेस ऑफ स्कल। कोई डाउट। चेस्ट की बात करें, एपेक्स टू सीपी एंगल। एब्डोमेन की बात करें तो डोम्स ऑफ डायफ्राम से लेके प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। तो डोम्स ऑफ डायफ्राम आपको ऊपर से तो दिखते ही नहीं है, क्या देखेंगे, जिफाइड तो 3-4 स्लाइस ऊपर से और नीचे प्यूबिक सिम्फाइसिस तक। क्लियर है। चलो, चेस्ट का एरिया सीपी एंगल टू एपेक्स टू सीपी एंगल, डोम्स ऑफ डायफ्राम टू प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है। लोअर एब्डोमेन इलियक क्रस्ट से प्यूबिक सिम्फाइसिस। आप जब इलियक क्रस्ट लेने जाओगे तो लोअर पोल ऑफ किडनी भी इंक्लूड हो जाएगा। लोअर पोल ऑफ किडनी भी इंक्लूड आइडियली करना चाहिए। लोअर एब्डोमेन में लोअर पोल ऑफ किडनी भी इंक्लूड करना चाहिए, उसमें कर सकते हैं आप। ठीक है। पीएनएस में फ्रंटल टू मैक्सिलरी। ठीक है। तो एरिया आई थिंक बता चुका हूँ आपको, एक बार नोट्स बना लेना, अगर आप बोलोगे लिखवा दो तो मैं लिखवा दूँगा। ठीक है। एरिया पता है, लैंड मार्किंग पता है, विंडो विड्थ विंडो लेवल समझ में आ गया। ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट स्टडी के बारे में। विंडो विद विंडो लेवल और उसका मतलब एनाटॉमी देखना चाहिए, जो बिट होता है मैक्सिमम कहाँ पर उसका लेवल जो होगा वो उस बॉडी पार्ट के सीटी वैल्यू, उस बॉडी पार्ट में मेन जो हमारी एनाटॉमी है उसकी सीटी वैल्यू होगी, जो लेवल होगा उसका एग्जैक्ट, जैसे ग्रे मैटर वाइट मैटर। ठीक है। और एब्डोमेन में ऑर्गन्स की बात हम करें, बोन की बात करें, जाहिर सी बात है ज़्यादा होता है ना बोन में। ठीक है। बोन में हम कितना रखते हैं, मिनिमम कैल्सिफिकेशन और मैक्सिमम जो बोन के स्ट्रेंथ है। ठीक है। चलो अब हम एनसीसीटी और सीसीटी, सीटी में प्रिपरेशन की बात। ठीक है। प्रिपरेशन की बात, सीटी में कंसेंट फॉर्म। अच्छा, कंसेंट फॉर्म से भी पहले एक बार आते हैं हम, क्लियर नहीं है क्योंकि आपको अभी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई। पेशेंट हिस्ट्री डिटेल में लेना है, एनालाइज करना है, प्रोटोकॉल के बारे में देखना है। ये कब होगा, पेशेंट आया CT8 करना है, CT8 करके भेज दिया, ये काम कोई भी कर सकता है। फिर आप ही क्यों, फिर आपको कोई रेस्पेक्ट क्यों दे, आपको कोई ढंग की सैलरी क्यों दे। बोलते हैं हमारे फील्ड में सैलरी नहीं है,
हमारे फील्ड में सर ये फील्ड को आपने इतना लो लेवल कर दिया है कि कोई भी घुस जा रहा है। ठीक है, कोई भी घुस रहा हो, लेकिन बिना पढ़े काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कंपटीशन थोड़ा बेटर होगा। ठीक है, और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दुआ करो कि मैं उस दिन इसको पूरा इतना हंगामा करूं कि लोगों को पता चले कि नहीं, ये टेक्नीशियन का मतलब ये होता है। अदरवाइज़ ये नहीं कि हाँ मशीन पे आओ 2 दिन 3 दिन काम करो, टेक्नीशियन से पूछा कर लेता है, हाँ कर लेता है, रख लो, वो नहीं होना चाहिए। यही होता है ना। वैसे में टैलेंट हमारा क्या हो जा रहा है, बर्बाद हो रहा है। जो टैलेंटेड बंदे हैं उनको लोग नहीं दे रहे हैं फल, है ना। चलो, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है तो आपको क्या करना है, उसका प्रिस्क्रिप्शन देखना है। आया, बोला कि डॉक्टर साहब ने ये सीटी लिखा है, तो अभी प्रिस्क्रिप्शन पे देख ही रहे हो, साथ में उससे पूछोगे कि आपको क्या क्या दिक्कत रहती है। बोले कि ये परेशानी आई, ऐसे ऐसे हुआ, तो मैं दिखाने आया। कुछ उससे क्लियर हो गया, कुछ प्रिस्क्रिप्शन से क्लियर हो गया। उसके बाद पता चला कि उसको मतलब कोई और बीमारी थी, टेस्ट इन्होंने कुछ और लिख दिया। ठीक है, तो आप उसके कंसल्टेंट से बात करो कि सर इसमें आपने लिखा है, दिखेगा ही नहीं। बात समझ में आ रही। सीए इंडोमेट्रियम का केस है, एमआरआई लोअर एब्डोमेन प्लेन लिख के भेज देखा है। ये तो आप पढ़ चुके हो, तो आपको लगता है ना कि वो तो गोली मार दो उसको, क्या कैसा बेवकूफ़ बंदा है, उसको डॉक्टर किसने बना दिया, ऐसा ही फीलिंग आती है ना। लोअर एब्डोमेन प्लेन लिख के भी दिया, लोअर एब्डोमेन प्लेन, और देखना क्या है, सस्पेक्टेड सीए इंडोमेट्रियम। दुनिया कौन सा माई कलर है जो बता दे प्लेन में भाई सीए इंडोमेट्रियम के बारे में। आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रास्ट देना पड़ेगा, डायनेमिक। तो उससे बात करनी पड़ेगी कि सर इसमें पेशेंट को कंट्रास्ट देना पड़ेगा और डायनेमिक स्टडी चलेगी, तो इसका प्रोटोकॉल। तो बोले कि वो तुम्हारी सीधे कंसल्टेंट का ये कहना होता है कि भाई ये आपकी स्पेशलिटी है, अगर आप मुझे बोलोगे और मैं नहीं मानूं तो मेरी गलती है। लेकिन अगर मैंने लोअर एब्डोमेन प्लेन लिख के भेज दिया और आपने प्लेन करके भेज दिया और रिपोर्ट में लिख दिया कि सीए इंडोमेट्रियम कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड, तो भाई तुमने किया क्यों, मैंने इंडिकेशन लिखे थे ना। बात समझ में आ रही। हमारे यहाँ क्या बात है यार, ये कहाँ था बोतल। मैं अपने यहाँ प्रैक्टिकली एक चीज़ बता रहा हूँ। हमारे यहाँ नाइट में एक टेक्नीशियन था, एमआरआई ब्रेन प्लेन करके आया हुआ था, ब्रेन प्लेन करके भेज दिया। सुबह राउंड पे डॉक्टर गई, राउंड पे उसने देखा ब्रेन प्लेन, सीधे फिल्म लेके हमारे एचओडी के पास, डॉक्टर राजीव व्हाट इज दिस, मुझे आप यहाँ पे दिखाओ 7th नर्व्स कहाँ दिख रही है। बोले कि मैम ब्रेन प्लेन में 7th नर्व नहीं, तो मुझे क्या पता कि ब्रेन प्लेन में दिखता है या नहीं, मुझे जो दिखना है वो नहीं डाला हो तो बताओ। आप मेरा नोट्स पढ़ो, मेरा नोट्स पढ़ो। टेक्नीशियन कहाँ से नोट्स, मुझे नहीं पता, मेरे नोट्स, मैंने नोट्स में नहीं, एमआरआई ब्रेन प्लेन टू रूल आउट 7th नर्व्स, उसने क्लियरली लिख रखा था कि एमआरआई ब्रेन प्लेन टू रूल आउट 7th नर्व। ठीक है, पूरा इतना उसको नोटिस दे दिया गया, टेक्नीशियन को एचआर में बुला लिया गया। ठीक है, वो डॉक्टर है अभी 14 में है, न्यूरो सर्जन है। बोलिए कि मेरा पेशेंट को मेरे को आज ओटी में लेना था, मेरा पूरा ओटी का टाइम बर्बाद हुआ, बहुत कुछ हंगामा किया इसमें। ठीक है, तो आपको इसके बारे में मतलब बिना देखे केस नहीं करना है। बोली कि 7th नर्व्स मेरे को दिखाओ, मैंने बोला था ना कि मेरे को 7th नर्व दिखना है। आपको बिलिंग चेंज करवानी है, चेंज करवाओ। पेशेंट पैसा देने से मना कर रहा है, मुझे बताओ, मैं उसको काउंसल करूँगा। अगर सारा कुछ करने के बाद भी बोल देंगे नहीं ब्रेन प्लेन, तो आपकी गलती नहीं है। क्लियर है। वैसे ही ये अगर आ जाए एमआरआई ब्रेन प्लेन टू रूल आउट ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी तो आप क्या करोगे, ब्रेन प्लेन करके भेज दोगे, नहीं करोगे ना।
आप उसके डॉक्टर से बात करोगे कि सर ब्रेन प्लेन में ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया नहीं दिखेगा, इसके लिए एमआरआई पोस्टीरियर फोसा विद सिस कराना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोई भी, जैसे एमआरआई में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताई है ना मैंने, बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अभी जो भी बच्चे वहाँ ट्रेनिंग करने जा रहे हैं कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ता है। जो भी ट्रेनिंग करने जाता है कोई भी, तुमने देखा है प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते हुए? कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ता, वो सीधे ब्रेन प्लेन लगाया, ब्रेन प्लेन करके आउट कर दिया। ये किस लिए कर रहे हैं? उसकी सांस रुक जाती है। प्रिस्क्रिप्शन देखा नहीं देखा, हिस्ट्री लिया नहीं लिया, भाई क्या गुनाह किया मैंने जो मेरे साथ तुमने ऐसा किया? बहुत बार ऐसा होता है कि करना होता है कुछ और, डॉक्टर ने टेस्ट लिख रखा है कुछ और, वो टेस्ट करके पेशेंट को बाहर कर दिया। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, अपना ही स्टूडेंट है, वहाँ पे ट्रेनिंग करने गया है, अगर उसको माउस नहीं दूँ तो सीखेगा कैसे? ठीक है, अगर मैं थोड़ा पीछे नहीं हट जाऊँ, वहाँ पे उसको बताते रहूँगा तो सीख नहीं पाएगा, और इंडिपेंडेंटली दिया तो उसने कांड कर दिया। तो फंसने वाली, फिर पेशेंट निकल जाता है, दोबारा पेशेंट को बुला के स्कैन करना पड़ता है। बहुत बार ऐसा होता है, हफ्ते में 2 से 3 पेशेंट में ऐसा हो जाता है कि पेशेंट को दोबारा बुलाना पड़ता है। तो जबकि अपने स्टूडेंट हैं जिनको ये बता के भेजा गया है कि आपको ये चीज़ देखना है। ठीक है, लोअर एब्डोमेन में क्या बताया मैंने आपको? ब्लैडर एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन एक केस ऐसा बताया जिसमें ब्लैडर फुल होना चाहिए। कौन सा? ब्लैडर से रिलेटेड होती ठीक है, अब क्या सिस्टाइटिस का केस था, थिकेंड ब्लैडर वाल, सस्पेक्टेड सीए ब्लैडर का केस था, भाई साहब ने यूरिन पास करवा के ले लिया। स्कैन कर रहा हूँ मैंने, लोकलाइजर लिया मैंने, ब्लैडर इसका यूरिन पास किसने करवाया? सर मैंने करवाया। खुश हो के बोल रहा है। नहीं क्यों भाई? तो लोअर एब्डोमेन है सर। मैंने बोला तूने हिस्ट्री देखी? नहीं। देखिए ये क्या लिखा हुआ है। और सन्नाटा। भाई कर क्या सकते हो? पेशेंट को बाहर निकालो, पानी पिलाओ, आधा घंटा 45 मिनट। तो मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, ये पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है ये बात। आपको बिना हिस्ट्री देखे पेशेंट को नहीं टच करना है। पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना है, हिस्ट्री देखना है, तभी आपकी टेस्ट की एक्यूरेसी होगी, अदरवाइज नहीं होगा। आप एचएसजी करते हो, एचएसजी का पीरियड होता है ना कि इतने दिन के अंदर एचएसजी लिख के आया, पेशेंट से बिना हिस्ट्री एचएसजी कर दिया, होता है ऐसा कभी? कर देते हैं, लेकिन क्या होता है उसके बाद? पता है ना? तो आपको एक टाइम पीरियड है कि इतने से इतने दिन के बीच होगा। तो अगर आपने प्रिस्क्रिप्शन जैसे देखोगे उस पर एलएमपी लिखा हुआ है, यानी आपने प्रिस्क्रिप्शन देखा ही नहीं, पेशेंट से हिस्ट्री ली ही नहीं। ठीक है, इसी वजह से इन सब चीज़ों को प्रोटोकॉल में फाइल कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। ये प्रोटोकॉल है, तो तुमने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। तो हमारा प्रोटोकॉल क्या है? प्रिस्क्रिप्शन देखना, पेशेंट की हिस्ट्री लेना और प्रिस्क्रिप्शन से बिलिंग को मैच कराना। इंडिकेशन के अकॉर्डिंग स्टडी है या नहीं उसको चेंज कराना, प्रोटोकॉल को बताना, जो भी चीज़ें आपको मैंने अभी बताई। हेल्थ केयर प्रोफेशनल डॉक्टर्स को बताना कि सर आप ये देखना चाहते हो तो ये प्रोटोकॉल आपको करवाना पड़ेगा, ये सीक्वेंस लेना पड़ेगा, कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन देना पड़ेगा, डायनेमिक स्टडी करवानी पड़ेगी, एंजियोग्राफी कराना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी है। वो सुपर स्पेशलिटी है किसमें? अपने फील्ड में। उसको रेडियो के बारे में कुछ नहीं पता। रेडियो के बारे में 2 डॉक्टर्स होते हैं जिनको आइडिया होता है। एक तो न्यूरो, लेकिन उसको क्या होता है? न्यूरो रेडियोलॉजी। न्यूरो रेडियोलॉजी में रेडियोलॉजिस्ट से ज़्यादा बेटर कमांड होता है वो उसको, बट फिर भी वो डिस्कस करता है रेडियोलॉजिस्ट से। बहुत बार रेडियोलॉजिस्ट छोड़ देते हैं, लेकिन वो उससे नहीं छूटता। न्यूरो रेडियोलॉजी। दूसरा ऑर्थोपेडिशियन। बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट को ऑर्थोपेडिशियन से हमने मतलब डिस्कस करते हुए देखा है कि ये सर आपको क्या लग रहा है? नहीं, हमने तो ये रिपोर्ट में लिखना चाहा, मैं तो ये लिख रही थी, ये लिख रहा था, लेकिन नहीं ये आता है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल वेरिएंट है।
ये मैंने खुद देखा है अपनी लाइफ में, 2 से 3 केस ऐसे देखे हैं जो हमने फाइंडिंग, हमारे यहाँ एक टेक्नीशियन था, उसको हमने उसको दे दिया कि यार इसको तो माइलाइटिस लग रहा है। बोले कि नहीं नहीं नहीं, ये यंग जनरेशन में ये माइलाइटिस नहीं है, ये ट्रॉमा वगैरह हुआ है इसलिए एडिमा आ रहा है, हिस्ट्री लो। तो पता चला कि वो डांस करते करते स्टेप्स वगैरह ले रहा था तो उसमें एडिमा आ गया। वो ऑर्थोपेडिशियन ने आगे बताया कि ये माइलाइटिस नहीं है, ऑस्टियोमाइलाइटिस, मतलब बोन के अंदर सूजन आ गई। तो ऑस्टियोमाइलाइटिस बहुत ख़राब बीमारी है, ठीक है, अपने आप बोन के अंदर ऑटो इम्यून डिजीज़ है, अपने आप बोन के अंदर सूजन आना शुरू हो जाता है। तो वो लगी नहीं, ये ट्रॉमेटिक है। तो ऑर्थोपेडिशियन और न्यूरो ये 2 डॉक्टर होते हैं जिनको न्यूरो मतलब रेडियोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। अदरवाइज इंटरनल मेडिसिन का डॉक्टर भाई वो कुछ भी कर सकता है, उसकी बात पे वो तो MRI चेस्ट लिख के भेज देगा टू रूल आउट पल्मोनरी कॉक्स। तो इस पर घबराने वाली बात नहीं है। आप उसको बोलो कि सर पल्मोनरी कॉक्स नहीं दिखेगा, दिखेगा बताओ। तो लंग्स पैरेन्काइमा हमारा पूरा एयर है, उसके अंदर आपको देखना है, तो एयर की वजह से आर्टिफैक्ट आएगा। आप लंग्स पे कमेंट कर ही नहीं सकते, तो आपको बताना है, इसलिए आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बात डाली गई है, ठीक है। चाहे CT स्कैन हो, MRI हो, एक्सरे हो, प्रिस्क्रिप्शन देखना है, पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है आपको, लेकिन इसमें टाइम जल्दी जल्दी करना है। प्रिस्क्रिप्शन ऐसे ही एक नज़र में प्रिस्क्रिप्शन देख लेना है। आपको क्या देखना है, मेडिसिन पढ़नी होती है नहीं, इंडिकेशन देखना है। इंडिकेशन आप देख लो कहाँ पे है, बस इंडिकेशन देखो, टेस्ट जो एडवाइस किया है वो देखो, पेशेंट से हिस्ट्री लो, 10 से 15 सेकंड में ये सारा काम हो जाता है चलते फिरते, ठीक है। उसमें टाइम, अब उतना भी अगर आप टाइम नहीं दोगे तो फिर आपका केस ख़राब होने का चांस 50-50 है। हो सकता है कि लग सही हो तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो ख़राब भी हो सकता है। क्लियर है? एक बार और बोल रहा हूँ, सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन देखना है, उसमें पढ़ना है, प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखने हैं, ठीक है, प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी देखने हैं। पता चला कि आपने MRI LSS फाइन लिखा विद कंट्रास्ट, ठीक है, तो क्या हुआ, पेशेंट ने हिस्ट्री दिया कि दर्द रहता है, मेरी दवाई चल रही है, ट्यूमर था या जो भी था, ठीक है। आपको दिखा ये कोई नया चीज़ दिख गया, अरे ये तो ये है, बाद में पता चला कि वो बायोप्सी प्रूवन है, ये नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा है या कुछ ऐसे है। आपने कुछ और लिख दिया और पहले से वो बायोप्सी प्रूवन था कि कुछ और है। तो प्रीवियस हिस्ट्री भी बहुत ज़रूरी है। एक्सीडेंट देख रहे हो ना, कैसे एक्सीडेंट हो रहा है, आपने उसको कुछ और लिख दिया, रेगुलर ने कुछ और लिख दिया, पता चला कि सस्पेक्टेड करके लिख दिया, पता चला कि यार ऑलरेडी उसका बायोप्सी में प्रूवन है कि यही बीमारी है, उसका सिर्फ एक्सटेंशन देखना है, बीमारी नहीं पता करना, उसको सिर्फ देखना है कि कितना इन्वॉल्वमेंट है, कितना एरिया है। ये पहले वाली MRI हुई थी, उससे प्रोग्नोसिस कैसी है, बीमारी बढ़ गई है या कम हुई है। आपने क्या किया, प्रीवियस हिस्ट्री कुछ नहीं लिया, फ्रेश केस करके रिपोर्ट दे दिया कि सस्पेक्टेड ये मेरे को ये लग रहा है। डॉक्टर के पास रिपोर्ट गई, क्या करेगा वो, पूरे रेडियोलॉजी खानदान को ऐसी वैसी कर देगा। वो क्या, वो तो पागल बन जाएगा ना, वो तो सही में पागल हो जाएगा। भाई वो उस पेशेंट का इलाज कर रहा है 1 साल से, गलती से इस बार आपके पास MRI भेज दिया उसने, आपने उसको सस्पेक्टेड करके ये डिजीज़ लिख के भेज दिया, सिर पकड़ के बैठ जाएगा। तो प्रोटोकॉल कहाँ से गलती हुई, रेडियोलॉजिस्ट की गलती है, ये आपकी गलती है। आपको प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखने हैं, प्रीवियस रिकॉर्ड्स में हिस्ट्री मेंशन करनी है। मेमोग्राफी करते हो, बिना हिस्ट्री के मेमोग्राफी एक करके दिखाओ, गोली मार देगी रेडियोलॉजिस्ट। बिना हिस्ट्री के, प्रॉपर एक हिस्ट्री का फॉर्म होता है मेमोग्राफी का ना, सही है तो फिर उसके अकॉर्डिंग बिलिंग हुई है कि नहीं हुई है। ये काम आपका पहले है, सबसे पहले बिलिंग तक ये सब कुछ हो गया। उसके बाद पेशेंट के प्रिपरेशन की बात आती है कि पेशेंट जैसे NCCT है तो उसमें कंट्रास्ट मीडिया आपको देना नहीं है, तो खाली पेट की नीड नहीं है,
ठीक है, लेकिन सीटी में रेडिएशन से रिलेटेड है। अगर कोई स्कैनिंग एरिया में मेटेलिक ऑब्जेक्ट है तो वो आर्टिफैक्ट क्रिएट करेगा, तो स्कैनिंग एरिया में कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। ड्रेस के रिगार्डिंग बात करें, एज पर NABH आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ MRI में NABH पे लेटा के पेशेंट को कर रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल का ड्रेस देना है, अदरवाइज दैट कैन बी द कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। उससे पहले पता चला कि पल्मोनरी कॉक्स का पेशेंट आया था, उसने खांसी किया, फैला हुआ था, एक नॉर्मल बंदा अपना कपड़ा पहन के आया, उसको लेटा दिया, पूरा कपड़े के साथ घर ले गया, उसने घर पे गया, जाती उसकी बच्ची गोद में आ गई। बात समझ में आ रही? तो जो कुछ नहीं है आप स्कैन किसी भी पार्ट का कर सकते हैं, बट रेडिएशन प्रोटेक्शन ये ज़रूरी है, ठीक है, जिसमें टाइम, शील्डिंग और डिस्टेंस, ये 3 चीज़ें मेन होती हैं। स्कैनिंग टाइम हमारा मिनिमम से मिनिमम, एक्सपोजर उसके लिए एरिया जितना ज़रूरी है उतना ही कवर करें, शील्डिंग जो एरिया हमारा ज़रूरत नहीं है उसको क्या करें, कवर कर दें, ठीक है, और एक्सपोजर हम मिनिमम से मिनिमम ना KVP MS वगैरह सही से रखें, ठीक है। MS के बारे में, एक्सपोजर के बारे में है कि एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। अलारा एक प्रिंसिपल है, ALARA, जो कि एक्सपोजर के लिए ही है। एक तो हो गया टाइम, दूसरा शील्डिंग और तीसरा एक्सपोजर। एक्सपोजर में एज लो एज इतना कम जितना से आपका काम चल जाए, ठीक है, ये चीज़ें तो मेनली हमारा शील्डिंग की बात। अब जैसे आप कर रहे हो हेड, तो हेड से नीचे जो भी एरिया है पूरा आप क्या करो, कवर कर दो, लेडाप्रोन होता है कवर कर दो, ठीक है। हमारे पास शील्डिंग के लिए लेडाप्रोन होता है, थायराइड के लिए थायराइड सेल्स होता है, ठीक है, गोनेडल सेल्स होते हैं। फीमेल पेशेंट के लिए लेडाप्रोन होता है, वो लेड स्कर्ट, ठीक है। स्कैनिंग में ये चीज़ मैं दूसरे बैच में पूछ चुका हूँ कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और उसका चेस्ट करना है, ठीक है, CT चेस्ट करना है, तो लेडाप्रोन आप कहाँ देंगे? आगे और पीछे इंटीरियर और पोस्टीरियर, राइट लेफ्ट पूरा कवर, क्योंकि ट्यूब रेडिएट ऐसे कर रही है ना, ठीक है। लोग क्या करते हैं, ऊपर से लेडाप्रोन दे के आ जाते हैं, ठीक है, तो वो भाई जितना रेडिएशन ऊपर से लगेगा उतना ही रेडिएशन पीछे से लगेगा, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। गोनेडल सेल्स लोग ऊपर से डाल देते हैं, हो जाएगा काम, उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है, उतना तो सिर्फ रेज इधर से ही आ रही है, इधर से नहीं जा रही। सेंसिटिव चीज़ें कौन कौन सी है? एक तो आइज़ हो जाता है, थायराइड हो जाता है, गोनेट्स हो जाता है, फीमेल के लिए ब्रेस्ट, तो ये चीज़ें आपको शील्डिंग, इसके लिए अलग से आता भी है, थायराइड शील्ड आता है, गोगल्स आते हैं, ठीक है। हालांकि अब फेस का स्कैन करना है तो उस पर तो आप आइज़ को बचा ही नहीं सकते, दूसरे पार्ट का स्कैन करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, तो ये देते हैं। प्रॉपर फॉलो तो कहीं पे भी मैंने नहीं देखा, बट आपको थियोरेटिकली पता होना चाहिए, ठीक है। पूछे तो बता दो कि आपका न्यूक्लियर मेडिसिन में जहाँ पे रेडिएशन वाली मेडिसिन इंजेक्ट करनी होती है, गोगल्स, ये सारी चीज़, ग्लव्स, ये सब चीज़ें आपके होने चाहिए। उस केस में 2-2 ये TLD बैच लगता है, एक तो चेस्ट पे लगता ही है, एक रिस्ट पे लगता है। किस केस में? जो मेडिसिन इंजेक्ट करता है, ये तो दूर है, जहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हैं वहाँ से रेडिएशन ज़्यादा लग रहा है, तो उस पर भी लगता है TLD बैच, जो डोज को मॉनिटर करता है। TLD बैच के बारे में बताया थोड़ा बहुत? नहीं, TLD बैच के बारे में बता दूंगा आपको। थर्मोल्यूमिनेसेंट डिवाइस होती है जिसमें रेडिएशन आपको कितना लगा उसका डोज होता है, ठीक है, रेडिएशन डोज वगैरह। शील्डिंग और प्रोटेक्शन के अलावा फीमेल पेशेंट में
LMP मैंडेट है 18 से लेके 42 ईयर्स, कुछ जगह पे 48 तक। एज बियरिंग 18 टू 48, इधर सी इज मैरिड और नॉट, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें ये नहीं पूछना है, ये बहुत सारे लोग हैं कि आर यू मैरिड, नहीं है तो प्रेगनेंसी कंसेंट फॉर्म लेते ही नहीं है, नहीं, एज के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक है। एज अगर 18 है तो अलग से एक प्रेगनेंसी कंसेंट फॉर्म होता है, तो प्लेन में भी हमें कंसेंट फॉर्म लेना है फीमेल के केस में, ठीक है। कंसेंट फॉर्म ले लिया, कंट्रास्ट स्टडी है तो कंट्रास्ट के लिए तो कंसेंट फॉर्म मैंडेट है। डन, Yes, sir. चलो आज इतना ही रहने देते हैं।